क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको 2018 की एक कोरियन सुपर हीरो फिल्म साइकोकिनेसिस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए हम रूमी से शुरुआत करते हैं, जो एक युवा महिला है और अपने पड़ोस में चिकन की दुकान चलाती है। वह कभी कॉलेज नहीं जा पाई। जीवन में कई बाधाएं आईं। जब वह छोटी थी तब उसके पिता गायब हो गए थे और उसकी माँ को उसे अकेले पालना पड़ा। जब टायसन नामक एक बड़ी कंपनी ने इलाके के छोटे व्यवसायों को ध्वस्त करने और एक शानदार मॉल बनाने का फैसला किया तो चीजें एक बुरे मोड़ पर आ गईं। दुकानदारों को मुआवजे के तौर पर एक पैसा भी नहीं मिला। एक भयानक रात कुछ किराए के गुंडे उनके घरों में घुस आए। रूमी को उसके घर से बाहर निकाल दिया गया और उसकी बहादुर माँ ने खाना पकाने के बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं लेकर उसका मुकाबला करने की कोशिश की। दुख की बात है कि वह बुरी तरह से गिर गई और बेहोश हो गई। वे उसे अस्पताल ले गए, लेकिन चोटें बहुत गंभीर थीं। रूमी की माँ बच नहीं पाई और जब यह त्रासदी सामने आई तो पहाड़ों में कुछ अजीब हुआ। पास में ही एक उल्कापिंड गिरता है और उस क्षेत्र से होकर बहने वाली नदी रहस्यमयी ऊर्जा से झिलमिलाने लगती है। अगले दिन रूमी के लंबे समय से खोए हुए पिता शिन, जो एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं, उसी नदी से पानी पीते हैं। इसका स्वाद अजीब है, लेकिन वह इसे अनदेखा कर देता है। बाद में काम पर वह ऑफिस की नौकरानी को लोगों की डेस्क से छोटी छोटी चीजें चुराना सिखाता है, लेकिन जब वह लालची हो जाती है और रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो चीजें गलत हो जाती हैं। शिन यह सब देखता है, लेकिन इसमें शामिल नहीं होना चाहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। उस शाम एक डिनर में खाना खाते समय शिन दर्द से अपने पेट को पकड़ता है। अचानक उसके आसपास की हर चीज तैरने लगती है, कुर्सियां, टेबल, सब कुछ। जैसे ही दर्द कम होता है सब कुछ वापस नीचे गिर जाता है और क्रोधित रेस्टोरेंट मालिक उसे बाहर निकाल देता है। उस रात बाद में घर पर कुछ अजीब होता है। जैसे ही वह अपना लाइटर उठाता है वह अपने आप उसके हाथ में आ जाता है। भ्रमित होकर वह अविश्वास में देखता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। रूमी ने उसे बताया कि उसकी मां मर चुकी है। वह अपना पुराना धूल भरा सूट पहनता है और अंतिम संस्कार में शामिल होता है, लेकिन इतने साल बीत चुके हैं कि वह अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पाता। अंतिम संस्कार में मीना नाम का एक आदमी आता है। वह टायसन के स्थानीय संचालन का प्रमुख है। गुस्से से भरी रूमी उससे भिड़ जाती है। मीना शांत होकर अपनी मां की मौत के लिए कंपनी की हरकतों को नहीं बल्कि बदकिस्मती को दोषी ठहराती है। वह चुप रहने के लिए पैसे भी देता है, लेकिन रूमी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह उसके चेहरे पर पैसे फेंक देती है। बाद में शिन रूमी के बर्बाद हो चुके रेस्टोरेंट में जाता है। यह नजारा उसे तोड़ देता है। हताश होकर वह हवा में मुक्का मारता है और जादू की तरह उसके पीछे कबाड़ का ढेर ढह जाता है। तभी उसे यह बात समझ में आती है। वह घर भागता है और अपने सिद्धांत का परीक्षण करना शुरू कर देता है। लाइटर फिर से उसके हाथ में आ जाता है। फिर दूसरी वस्तुएं भी उसके पीछे आ जाती हैं। कुछ ही मिनटों में वह अपने कमरे में सब कुछ तैरा देता है। उसे यह विचार सूझता है, वह इस शक्ति का उपयोग शायद जादूगर के रूप में कर सकता है। कुछ पैसे क्यों नहीं कमाए। इस बीच रूमी अपनी माँ को दफनाती है। जिंदगी पहले से ज्यादा बोझिल लगती है। वह, उसके पिता और कुछ दोस्त बाजार देखने जाते हैं, लेकिन यह एक भूतहा शहर जैसा है। हर कोई डरता है कि गुंडे वापस आ जाएंगे। उनके वकील किम उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि पुलिस शामिल है, लेकिन ज्यादातर दुकानदारों का सिस्टम पर से भरोसा उठ गया है। कुछ लोग बलपूर्वक वापस लड़ना चाहते हैं, लेकिन किम चेतावनी देते हैं कि हिंसा से हालात और भी खराब होंगे। तभी शिन बोलता है। वह कहता है कि अब लड़ने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए और नया काम ढूंढना चाहिए। भीड़ खुश नहीं है। रूमी क्रोधित होकर उसे जाने के लिए कहती है। उस रात शिन एक सर्कस में अपनी किस्मत आजमाता है। अपनी नई प्रतिभा की बदौलत उसे तुरंत नौकरी मिल जाती है। दूसरी तरफ रूमी को अपनी मां की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। इसमें मौत की वजह की पुष्टि होती है, शारीरिक आघात, लेकिन उसके पास कंपनी पर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत नहीं है। यहाँ तक कि उस रात के वीडियो भी गायब हो गए हैं, जिन्हें शक्तिशाली लोगों ने खरीद कर दफना दिया है। शिन रूमी से फिर मिलने आता है और कहता है कि अब वह कमा रहा है और उसे स्कूल वापस जाना चाहिए। वह अपनी जादुई तरकीबें भी दिखाता है, लेकिन रूमी को कोई परवाह नहीं है। वह अभी भी आहत है। वह यह कहते हुए भड़क जाती है कि वह उसके जीवन में वापस नहीं आ सकता, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अचानक उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। टायसन के गुंडे काम खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूमी देखती है कि वे फिर से दुकानों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। दुकानदार खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पीटा जाता है और जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तभी शिन आता है। अपने हाथ की एक लहर से वह गुंडों को चीथड़ों की तरह हवा में उठा लेता है। हर कोई हैरान होकर देखता है। एक गुंडा जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शिन उसकी बांह मरोड़कर उसे कठपुतली की तरह हवा में लटका देता है। स्थिति बदल गई है। ठीक समय पर पुलिस आ जाती है। वे दोनों गुंडों को गिरफ्तार कर लेते हैं और अजीब बात यह है कि दुकानदारों को भी। शायद हालात को काबू में रखने के लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर उंगली उठानी शुरू कर दी। पुलिस अधिकारी को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला किया और वहां साफ दिख रहा था कि शिन किसी अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करके गुंडों को हवा में पीट रहा है। लेकिन आप पुलिस रिपोर्ट में यह कैसे लिख सकते हैं। अधिकारी ने इस अकल्पनीय बात को समझाने की कोशिश करना छोड़ दिया और सभी को घर भेज दिया। बाहर से दुकानदार उदास दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे जश्न मना रहे थे। एक बार तो वे जीत ही गए थे। फिर भी रूमी अपने पिता को माफ नहीं कर पाई। बाद में उस रात कुछ डरावना हुआ।
बाजार के बाहर इंतजार कर रहे गुंडों ने हवा में कचरा उड़ता देखा। फिर उनकी अपनी कार जमीन से ऊपर उठने लगी। वे घबरा गए और डरे हुए बच्चों की तरह भागने लगे। उन्हें नहीं पता था कि शिन, जो पास में छिपा हुआ था, दुकानों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत अदृश्य दीवार बनाने के लिए अपनी शक्तियों का गुप्त रूप से उपयोग कर रहा था। जब किम ने उससे पूछा कि उसे ये शक्तियां कैसे मिली, तो शिन ने बस मुस्कुराया और कहा कि शायद उसकी दिवंगत पत्नी ने उसे सुरक्षित रखने के लिए ऊपर से ये शक्तियां भेजी हैं। बाद में किम ने रूमी को कुछ महत्वपूर्ण बताया। उसके पिता हीरो बनने या प्रशंसा पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वह बस उसे उसी तरह से बचाना चाहता था जैसा वह जानता था। इस बीच गुंडे रोते हुए अपने बॉस के पास गए और स्वीकार किया कि वे अब शिन से नहीं निपट सकते। अगले दिन रूमी ने एक दिल को छू लेने वाला वीडियो बनाया जिसमें लोगों से उनकी लड़ाई का समर्थन करने के लिए कहा गया। उसने एक कठिन विकल्प भी चुना। वह अपने पिता से फिर से बात करेगी, लेकिन उसका एक हिस्सा चिंतित था। क्या होगा अगर ये अजीबोगरीब शक्तियां उसे नुकसान पहुंचा रही थीं? दूसरी तरफ गुंडे के नेता ने कंपनी के शीर्ष बॉस को विफलता समझाने की कोशिश की। उसने अपने आदमियों का इस्तेमाल करके उसे पीटा और फिर किसी भी दोष से बचने के लिए नाटकीय ढंग से चिल्लाते हुए ऐसा अभिनय किया जैसे वह पीड़ित हो। जल्द ही शिन की ताकतें सुर्खियां बन गईं। एक चैनल ने तो यहां तक दावा किया कि वह उत्तर कोरियाई जासूस है। 2 दिन बाद पुलिस ने आकर उस पर उस बैंक को लूटने का आरोप लगाया जहां वह काम करता था। बिना किसी उचित जांच के उन्होंने उसे बंद कर दिया। बाहर आकर किम को कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। कंपनी ने रूमी की मां की मौत का दोष लेने के लिए किसी को पैसे दिए थे। उस व्यक्ति ने कंपनी को दोष मुक्त करने की बात कबूल की। उस कानूनी चाल से कंपनी ने उन्हीं गुंडों के साथ एक नया व्यवसाय बनाया और फिर से जमीन पर कब्जा करने की तैयारी की। शिन के जेल में जाने से उनके पास एक स्पष्ट रास्ता था। गुंडे फिर से बाजार की ओर बढ़े, इस बार एक नए नेता के साथ। किम ने रूमी को चेतावनी देने के लिए दौड़ लगाई। वह भाग सकती थी, लेकिन उसने अपनी जगह पर डटे रहने का फैसला किया। जेल के अंदर शिन को एक आश्चर्यजनक मुलाकात मिली। कंपनी का मालिक एक डील लेकर आया, उसके लिए काम करो और उसे रिहा कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह उसे राष्ट्रीय खतरा बताकर सभी को उसके खिलाफ कर देती। बाजार में वापस आकर कंपनी द्वारा खरीदे गए पुलिस वालों ने शिन द्वारा बनाए गए अवरोधों को नष्ट करना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने हाथ से बने धुएं के बमों का इस्तेमाल करके जवाबी हमला किया, लेकिन पुलिस ने एक बड़ी खुदाई मशीन मंगवाई। अराजकता फैल गई, लोग भाग गए, इमारतें हिलने लगीं। घबराहट के बीच रूमी ने मलबे के नीचे किसी को फंसा हुआ देखा। वह दौड़कर अंदर गई और मदद करने की कोशिश की, लेकिन अचानक हुए विस्फोट ने उन दोनों को अपने पैरों से गिरा दिया। मदद करने वाले लोग समय पर पहुंच गए। इस बीच पुलिस ने हर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हुए बाजार में धावा बोल दिया। दुकानदार छत की ओर भागे। अगर वे अभी पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। अपनी कोठरी में शिन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पुलिस का फोन पकड़ा और अराजकता को लाइव देखा। वह बस वहां बैठा नहीं रह सकता था। उसने अपनी हथकड़ियां तोड़ी और दीवार को तोड़कर भाग निकला। उसका पहला पड़ाव पुलिस स्टेशन के बाहर कंपनी के मालिक के पास था। उसने अपने हाथ की एक लहर से कुछ ही सेकंड में उसकी कार को नष्ट कर दिया। फिर वह बाइक चलाना सीखने वाले नौसिखिए की तरह अनाड़ी ढंग से उड़ता हुआ निकल गया। वह एक इमारत से टकराया, लेकिन एक असली सुपर हीरो की तरह एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता रहा। वापस छत पर किम सीढ़ी का उपयोग करके लोगों को भागने में मदद कर रहा था। जैसे ही एक आदमी फिसलकर गिरने वाला था, शिन ने झपट्टा मारकर उसे हवा में ही बचा लिया। शिन अराजकता के बीच से भागता हुआ, एक जगह से दूसरी जगह भागता हुआ लोगों को खतरे से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश कर रहा था। घने धुएं के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इस उलझन में वह सीधे पुलिस की क्रेन से जा टकराया। टक्कर के कारण वह अधिकारियों से भरे कमरे में जा गिरा। उन्होंने इंतजार नहीं किया, सभी ने एक साथ हमला किया, लेकिन एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ शिन ने उन्हें बॉलिंग पिन की तरह उड़ा दिया। लेकिन उसका काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। कहीं और किम लोगों को छतों पर चढ़ने में मदद कर रहा था। हालांकि रूमी पीछे रह गई और तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अधिकारी आ गए और दुकानदारों को पीटना शुरू कर दिया। जब हालात निराशाजनक लग रहे थे, शिन तूफान की तरह उतरा। एक जोरदार प्रहार के साथ उसने पूरी टुकड़ी को हवा में उड़ते पत्तों की तरह बिखेर दिया। उस समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितने पुलिस वाले आए थे, उसे कोई नहीं रोक सकता था। अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए शिन ने दुकानदारों को अगली छत पर पहुंचाया, लेकिन रूमी का अभी भी कोई पता नहीं था। उसने उस क्षेत्र को देखा, उसका दिल धड़क रहा था, जब तक कि उसे आखिरकार वह दिखाई नहीं दी। वह क्रेन के नियंत्रण केबिन के अंदर फंसी हुई थी जो गिरने के कगार पर था। इससे भी बदतर, एक पुलिस अधिकारी भी गिरने वाला था। रूमी ने दयालुता का एक आश्चर्यजनक कार्य करते हुए अधिकारी को पकड़ लिया और उसे गिरने से बचाया। कुछ सेकंड बाद शिन वहां पहुंच गया। उसने अपने दांत पीसते हुए केबिन को पकड़ लिया और उसे धीरे से छत पर उतारा, जैसे कि उसका वजन कुछ भी न हो। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, रूमी ने अपना संतुलन खो दिया और फिसल गई। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाती, शिन ने गोता लगाया और उसे हवा में ही पकड़ लिया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और दिल से माफी मांगी और फिर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। 4 साल आगे बढ़ते हुए शिन आखिरकार जेल से बाहर आ गया। वह उस जगह पर वापस आ गया जहां पुराना बाजार हुआ करता था। वह गायब हो चुका था, मिट चुका था। जिस कंपनी ने एक बार सब कुछ लेने की कोशिश की थी, वह सब कुछ खो बैठी। उनका मॉल कभी नहीं खुला। अंत में उनके लालच ने उन्हें सब कुछ खो दिया। जैसे ही शिन उस इलाके में घूम रहा था, उसे एक नया रेस्टोरेंट मिला। उसका साइन बोर्ड उसकी नजर में आया, सुपर पावर चिकन।
यह नाम रूमी ने चुना था और इस तरह फिल्म खत्म होती है